हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, हम एफ ब्लॉक का सेकंड वीडियो है जहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ना लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा कि ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या फर्क है। मेन फर्क जो वहाँ पे आ रहा था वो था डी इलेक्ट्रॉन का। डी इलेक्ट्रॉन का जो जंपिंग होता है वो कब होता है, कब नहीं होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको लास्ट वीडियो में समझ में आ गया होगा। सी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, हम ऑब्जर्व लेके चलेंगे, एक्सपेक्टेड नहीं लेके चलेंगे। तो हम सबको पता है कि जो सिक्स्थ वाला इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो सिक्स शेल है, आपने अगर लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हम जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भर रहे होते हैं तो हम भरते सिक्स्थ वाले शेल को है जिसका 6s भरते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ऑक्सीडेशन करने की बारी आएगी तो सबसे पहले 6s का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5d में भी जाता है, एक इलेक्ट्रॉन 5d में भी जाता है। तो उस अब वो एक इलेक्ट्रॉन 5d में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या वो 5d से 4f में चला जाएगा, ये दूसरी बात है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हम सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता था वो 5d का होता था, जिसको हम लेंथेनम का इलेक्ट्रॉन कहते थे। बाद में वो जंपिंग करके, अब अगर देखोगे तो प्रोसोडियम से वो जंप करना स्टार्ट कर देता था, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये पीआर में, ये 3 इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों पीआर के नहीं है, उसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पीआर के हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जो डी वाला इलेक्ट्रॉन है वो वहां जंप करके चला गया, लेकिन डी वाला कौन सा होता है, वो 5d होता है। तो अगर आप एक ऑब्जर्वेशन देखो तो हमारा एक्चुअली जो 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत अंदर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 5d का होता है जो बाहर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन 6s का होता है जो बाहर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बड़ा आसान है और इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बड़ा आसान है। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो +3 निकल कर आती है। तो +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओएस, मैं बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखूंगा, ओएस लिखूंगा, इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से होगी? आपका 6s का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और आपका 5d का इलेक्ट्रॉन, फर्क नहीं पड़ता वो d का इलेक्ट्रॉन d में है या वो 4f में चला गया है। हाँ, कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये जो d का इलेक्ट्रॉन है जो f में चला गया है, हो सकता है वो ना निकले कुछ सर्टेन कंडीशंस में। और वो सर्टेन कंडीशंस क्या है? देखिए, जब भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो एटम कभी भी अपने उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के अपनी स्टेबिलिटी को लूज करना नहीं चाहेगा। सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यूरोपियम का दे सकता हूँ। देखिए, यूरोपियम में हम सबको पता है यहाँ पे 4f6 होना चाहिए था, ये 4f6 होना चाहिए था, 5d1 होना चाहिए था। ये एक इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर देता है, जंप करने की वजह से यहाँ पे 4f7 हो जाता है, 5d0 हो जाता है, 6s2 हो जाता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर निकलने ही चाहिए, ठीक है, ये निकलने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन जो डी वाला f में चला गया है वो भी बाहर निकल जाना चाहिए, इजी टू ऑक्सीडाइज होना चाहिए, पर नहीं होगा। रीजन, यहाँ पे जो 4f है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड सबशेल है, वो हाफ फिल्ड सबशेल है। तो यूरोपियम अगर आप देखो तो +3 इतने आसानी से नहीं दिखाएगा, तो वो क्या दिखाना पसंद करेगा? वो +2 का एक स्टेबल केमिस्ट्री दिखाना पसंद करेगा। तो यही रीजन है कि मैं हमेशा नहीं कह सकता कि डी का इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलेगा। कुछ सर्टेन कंडीशंस में हो सकता है डी का इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले। इसीलिए सी +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन +3 के अलावा +2 एंड +4 भी मिलती हैं, बट वो बड़ी रेयर होती हैं और कम स्टेबल होती हैं +3 के मुकाबले। तो अगर कोई एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो होगा, बहुत रेयर होता है, बट बहुत ही अनस्टेबल होता है। +3 के मुकाबले उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑकर्स इन फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड। आपके जितने भी लेंथेनम और ये जितने भी हैं, अगर ये +4 में चले जा रहे हैं, अब कौन +4 में जाएगा, कौन +4 में नहीं जाएगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे होता है। बट अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है तो वो फ्लोराइड या ऑक्साइड के साथ ही होगी, वरना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेंगे। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई मेटल प्रेजेंट है, जैसे +2 में अगर प्रेजेंट है, तो वो हलाइड्स के साथ होता है। वो हलाइड्स में भी फ्लोराइड को आप हटा दो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को लगा सकते हो। नाउ +2 एंड +4 occurs only when they lead to, यानी +2 कब होगा, +4 कब? बाकी सब तो +3 तो कॉमन है, हर कोई यहाँ पे +3 दिखाएगा, पर +2 एंड +4 कब होगा? या तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही हो, जैसे सीरियम के केस में। अगर आप सीरियम के केस में देखो तो यहाँ पे डी का एक इलेक्ट्रॉन है, एस का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली निकल जाएगा, ये भी इजीली निकल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को भी निकालना आसान हो जाता है। रीजन, ठीक है, अगर वो भी निकल जाए तो 4f जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, यानी एक तरीके से इनकम्प्लीटली फिल्ड शेल। इससे सिर्फ ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। ये बाकी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये सब 0 हो जाएंगे। अगर ये 0 हो जाएंगे तो सिर्फ नोबल गैस बचा, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा। तो सीरियम, याद रखना, +4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। +3 तो दिखा ही सकता है वो, पर +3 के अलावा वो +4 भी दिखा सकता है। दूसरा है हाफ फिल्ड सबशेल। अगर कोई हाफ फिल्ड एफ सबशेल दिखाता है तो भी, जैसे यूरोपियम +2 में होता है और टर्बियम जो होता है +4 में होता है। अगर आप यूरोपियम को देखो तो यहाँ का सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये 7 में से एक डी का इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलेगा इतने आसानी से, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो ये याद रखना, मैं यहीं पे लिखते हुए जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ। +2 एंड +4 कौन कौन दिखा रहा है।
उसके बाद टर्बियम भी +4 दिखाता है। अगर आप टर्बियम की बात करो, देखो ये टर्बियम, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए और यहाँ से अगर 2 और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो 7 हो जाएगा, और जैसे ही वो 7 हो जाएगा ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो देखो गैडोलीनियम से पहले और गैडोलीनियम के बाद, वाई गैडोलीनियम, क्योंकि गैडोलीनियम हमारा एक्चुअल 4f7 दिखाता है, उसमें डी का इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं आता है। आई होप ये डी का जंपिंग की यहाँ पे उसकी ऑलरेडी उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व सेम होता है, अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा गैडोलीनियम का एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व सेम होता है। एफ डी का इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जंपिंग नहीं करता है क्योंकि 4f ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन उसमें है, वो अपनी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो डी के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर नहीं लेगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। तो टर्बियम आपका +4 दिखाता है, यूरोपियम आपका +2 दिखाता है। इसके अलावा अगर कंप्लीटली फिल्ड एफ सब शेल आता है तब भी आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जैसे ये टर्बियम में। अब देखो ल्यूटेशियम तो ऑब्वियसली +3 दिखाएगा क्योंकि यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4f14 उसका हो जाता है, ये तो +3 दिखाएगा। लेकिन अगर यूट्रोबियम की बात करो, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो 4f14 ही बचेगा। ये इसका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये डी वाला इलेक्ट्रॉन जो उसके पास प्रेजेंट है, जो डी का इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखो यूट्रोबियम में भी डी का इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता था, तब जाके वो 4f13 होना चाहिए, बट वो 4f14 हो जाता है डी का इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेने के बाद। तो यूट्रोबियम भी अपने अंदर से सिर्फ +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही, ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा। इसके अलावा वो +3 में इतने इजीली नहीं जाता है, वो +2 ही दिखाना पसंद करेगा। +3 दिखा सकता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर आप सर्कल करो तो हमारे पास सीरियम है, हमारे पास यूरोपियम है, हमारे पास टर्बियम है और हमारे पास यूट्रोबियम है। ये कुछ ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें से +2 दिखाने वाले 2 हैं और +4 दिखाने वाले 2 हैं हमारे पास। बाकी के जितने भी आप देख रहे हो ये सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि +3 द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ज्यादातर लोग +3 ही दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की चीजें याद रहेंगी। प्लीज इसको कहीं पे नोट डाउन करके रखो और ऐसे ही लिखो ताकि देखने के बाद हमको समझ में आए। याद रखना गैडोलीनियम से ऊपर +2 है, गैडोलीनियम के बाद +4 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +2 है। ये कुछ चीजें अगर आपको याद हो जाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि CSIR नेट में, गेट में, TIFR में आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। ठीक है, ये एक और चीज याद रखना, +2 कौन दिखाता है और +4 कौन दिखाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हमारे पास होने चाहिए। द ओनली +4 एंड +2 स्टेट दैट हैव एनी एक्वियस केमिस्ट्री इज सीरियम +4, समैरियम +2 एंड यूट्रोबियम +2। देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यूजुअली सीरियम ही अपनी केमिस्ट्री दिखा पाता है। आपका +4 और कौन दिखा रहा था, टर्बियम भी दिखा रहा था, लेकिन टर्बियम की उतनी केमिस्ट्री हम +4 में नहीं पढ़ते हैं जितनी हम सीरियम की पढ़ते हैं। तो सीरियम का एक्वियस, और मैं बात एक्वियस केमिस्ट्री की कर रहा हूँ, यानी पानी में जो एक्वियस सॉल्यूशंस हम बनाते हैं। इसीलिए आप देखोगे, आपने जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा, आपने बहुत जगहों पे सीरियम ऑक्साइड या सीरियम नाइट्रेट या समथिंग कुछ ऐसा रिएजेंट यूज किया होगा, सीरियम नाइट्रेट का, जिसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट में येलोइश कलर का होता है ना, यूरिन कलर का होता है, फिर वो कलर चेंज कर देता है। तो इसलिए हम सीरियम को यूज करते हैं बहुत सारी जगहों पे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते समय। +2 आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड +4 आयंस आर रिड्यूस्ड टू +3। देखिए हम सबको पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल। तो अगर कोई +2 में है तो उसको हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं +3 में, और अगर कोई +4 में है हम उसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं +3 में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ना, +2 से +3 होना इज ऑक्सीडेशन, और +4 से +3 होना इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करवाया जा सकता है +3 बनाने के लिए, और यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया जा सकता है +3 बनाने के लिए। यही कारण होता है सॉल्ट्स ऑफ मेटल +2, यानी जितने भी लेंथेनम हमारे पास हैं, ये जो लेंथेनम है जो +2 में प्रेजेंट होंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। क्योंकि अगर वो +2 में है तो वो खुद ऑक्सीडाइज करेंगे और सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि वो +2 से +3 में इजीली चले जाते हैं। सी देखिए +2 वो दिखाते हैं बिकॉज उसको उनको स्टेबिलिटी मिलती है। दैट डज नॉट मीन कि वो +3 नहीं दिखा सकते, वो +3 भी दिखाते हैं और काफी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। रेदर मैं यूं भी कह सकता हूँ कि +3 इज मोर स्टेबल देन +2 एंड +4। ठीक है, यहाँ मैंने वो पॉइंट लिखा हुआ। तो इसलिए अगर +2 में कोई है तो वो इजीली +3 में चला जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब वो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सिमिलरली अगर कोई +4 में प्रेजेंट है, वो इजीली +3 में आ जाएगा, खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी खुद रिडक्शन करेगा, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देगा। मैंने दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो मैं भी आपको बता रहा था कि आप लोग जब रेडॉक्स रिएक्शंस करते हो, टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो, तब आपने अमोनियम, ये सीरियम नाइट्रेट का अमोनियम कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास होता है, आपने ये देखा होगा, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे आपका जो सीरियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर आप देखो तो यहाँ पे नाइट्रेट जो होता है हमारे पास वो -1 होता है तो -6 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाता है +4,
तो कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया -2। -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या आ गया +2। तो सीरियम नाइट्रेट का जो ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें अमोनियम में से काउंटर आयन लगा हुआ है, यहाँ पे सीरियम +4 में है, तो सीरियम जब +4 में होता है तो वो इजीली रिड्यूस हो जाता है सीरियम +3 में। अब यहाँ रिडक्शन कौन करता है, याद करो, अगर आपने, आई डोंट नो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि नहीं, हम आयन का कंपाउंड लेते हैं, एक आयन का कंपाउंड लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कलर चेंज होता है, जो हमारा एंड पॉइंट होता है, हम कलर चेंज से पता कर सकते हैं। शायद आप बीएससी के लास्ट ईयर में करोगे या एमएससी के स्टार्टिंग में करोगे, पर ये एक एक्सपेरिमेंट आपको पक्का देखने मिलेगा। सीरियम नाइट्रेट का एक कंपाउंड आप लोगे और जिसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करोगे आप, शायद फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड के साथ, आई डोंट नो, कुछ तो होगा, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली वो क्या होगा, बट आप पक्का करोगे जहाँ पे आप कलर चेंज देखोगे। और वो कलर चेंज किसकी वजह से हो रहा होगा, वो सीरियम नाइट्रेट की वजह से हो रहा होगा, जहाँ पे सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने। सी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ IIT JAM के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या IIT JAM CSIR नेट गेट जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर नेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है मेटल इलेक्ट्राइड। सी देखिए, हम सबको पता है लेंथेनम जो होता है ना वो +2 +3 में रहना पसंद करते हैं। आप लोगों ने नॉन एक्वियस केमिस्ट्री अगर एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आप लोगों ने मेटल इलेक्ट्राइड्स के बारे में वहां पर भी पढ़ा होगा। हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए मेरा कोई मेटल है और अगर वो लिक्विड अमोनिया में रहता है, लिक्विड अमोनिया में, तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके रहता है, यानी वो मेटल +1 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे इसका अमोनोलिसिस, अमोनिया जो उसको जाके हाइड्रेट करेगा, सॉल्वोलिसिस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी वहां पर जो होता है एक तरीके से हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड नहीं बोल सकते क्योंकि हाइड्रेशन वर्ड हम पानी के लिए यूज करते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं सॉल्वोलिसिस हो जाता है, जो सॉल्वेंट है उसको आके सराउंड कर लेता है। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से ब्लूइश कलर आता था। याद करो, आप लोगों ने नॉन एक्वियस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री अगर कहीं पे पढ़ी होगी, आई होप आपने पढ़ी होगी वो चीज़, और मैंने तो पढ़ाई है बहुत अच्छे से ऐप में, जो मैंने कंटेंट बनाया हुआ है उसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे लेंथेनम भी वैसे ही होता है। अगर मैं ये कंपाउंड आपको दूं लेंथेनम आयोडाइड, तो भाई देखने से ये समझ में आता है कि सर अगर आप लेंथेनम आयोडाइड की बात कर रहे हो, आयोडीन -1 होता है। अगर आयोडीन -1 होता है तो ओवरऑल मिला के -2 होना चाहिए, तो लेंथेनम क्या होना चाहिए, +2, बट लेंथेनम यहाँ +3 में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप यूँ समझ सकते हो एक तरीके से नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कटायन है, यहाँ अनायन है, कटायन है, अनायन है, कटायन है, अनायन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर वो वैकेंसी, फ्रैंकल डिफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब एनर्जी गिरती है तो वो रेडिएशन दिखाता है, F सेंटर प्रोड्यूस हो जाता है। वैसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका लेंथेनम आयोडाइड जो होगा उसमें लेंथेनम +3 में होगा, आयोडीन जो होगा -1 में होगा, लेकिन लेंथेनम का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कैविटीज में कैप्चर्ड रहता है, जिसकी वजह से ये मेटल इलेक्ट्राइड जो होते हैं ये कलरफुल कंपाउंड दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वन फ्री इलेक्ट्रॉन जो इस लेंथेनम आयोडाइड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि लेंथेनम की, अब लेंथेनम का मतलब ये लेंथेनम हो, सीरियम हो, ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो +3 में होंगे, और अगर वो +3 में होंगे तो उनका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो देखो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, अगर लेंथेनम आयोडाइड है तो लेंथेनम +3 में होगा, आयोडीन पे -1 होगा, 2 बार होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो ट्रैप्ड होगा। सीरियम अगर +3 में है तो आयोडीन पे -1 होगा, 2 बार होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे कंपाउंड्स में जहां इलेक्ट्रॉन एक अनायन की तरह बिहेव कर रहा है, वो ट्रैप हो चुका है, एक अनायन की तरह बिहेव कर रहा है, उन कंपाउंड को हम इलेक्ट्राइड्स कहते हैं। आप इनको नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड भी कह सकते हो। स्टोक्योमेट्री बैलेंस नहीं है क्योंकि +3 के साथ -3 होना चाहिए था, बट वहाँ एक अनायन मिसिंग है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लेंथेनम आयोडाइड, जितने भी लेंथेनम आयोडाइड है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दस मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और इवन कलर भी दिखाते हैं, उनका कलर भी होता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उनके अंदर आ जाता है, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, और वो मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर देते हैं, लस्टर दिखाएंगे, कलर वगैरह दिखाएंगे। याद रखना मेटल इलेक्ट्राइड्स के ऊपर क्वेश्चन CSIR नेट में, गेट में, टिफर में पूछे जाते हैं। तो क्या फंडा है मेटल इलेक्ट्राइड का, बड़ा सिंपल सा, फ्रैंकल डिफेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो, या मेटल इन अमोनिया के साथ रिलेट कर सकते हो, जहाँ पे लेंथेनम +3 में होगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा वो अनायन का काम कर रहा है। अब देखिए अगला एक टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है आप एक बार पढ़ लो तो क्या ही बुराई है। उसको कहते हैं अबंडेंस एंड नंबर ऑफ आइसोटोप। सी देखिए, जितने भी हमारे पास लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स हैं, इनके आइसोटोप्स होते हैं और वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो एक छोटा सा रूल है जिसको हम हार्किन्स रूल कहते हैं। वो रूल ये कहता है कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके सबसे ज्यादा आपके पास आइसोटोप्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप देखो, सी आप इनके एटॉमिक नंबर्स अगर आप देखो, यहाँ मैंने कहीं पे तो लिखे हुए थे शायद, इफ आई रिमेंबर, ये लेंथेनम, सीरियम, इनमें जिनका एटॉमिक नंबर इवन में आएगा, जैसे 58 ले लो, 60 ले लो, 66 ले लो, 64 ले लो, ये 70 ले लो, 68 ले लो, जिनके एटॉमिक नंबर इवन एटॉमिक नंबर होते हैं उनके सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जिनके और एटॉमिक नंबर होते हैं उनके 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स मिलते ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने लेंथेनाइड्स के बारे में कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखे हुए, ये सारी सीरीज है और उनके कितने आइसोटोप्स हैं। जैसे सीरियम के 4 आइसोटोप्स पाए जाते हैं,
नियोडियम के 7 पाए जाते हैं, समेरियम के 7 पाए जाते हैं, गैडोलिनियम के 7 पाए जाते हैं, डायस्प्रोसियम के 7 पाए जाते हैं, अर्बियम के 6 पाए जाते हैं, एटरबियम के 7 पाए जाते हैं। तो एक रूल है, इस रूल को हम हार्किन्स रूल कहते हैं। वैसे ना तो ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, फैक्चुअल चीज़ है, याद रखनी पड़ती है और इसके ऊपर कभी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। बट एक जनरल नॉलेज के लिए आपको इसको याद रखना है कि हाँ ऐसा भी कुछ रूल हमने पढ़ा था। मेटल इलेक्ट्राइड्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके ऊपर याद रखना है क्या लॉजिक था। क्वेश्चन अगर बनेंगे तो लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे कि मेटल व्हाट आर मेटल इलेक्ट्राइड्स, या आप इलेक्ट्राइड, या आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई मेटल इलेक्ट्राइड, अलग अलग आयोडाइड्स दिए होंगे आपको, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, लेंथेनम आयोडाइड, फिर आपको पहचानना होगा कि इसमें से मेटल इलेक्ट्राइड कौन सा है। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे, ये जो लेंथेनम्स होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल इलेक्ट्राइड शो करते हैं। तो आपको लेंथेनम को या लेंथेनाइड्स को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लेंथेनाइड वहाँ पे प्रेजेंट। फिर यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +2 कौन कौन दिखाता है, +4 कौन कौन दिखाता है, आइडेंटिफाई करो। सबसे स्टेबल +2 +4 में द ओनली एलिमेंट शोइंग एक्वियस केमिस्ट्री कौन सा होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग होता है, कौन रिड्यूसिंग होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं ना। अगला हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिसर्च से लेके आज तक करंट टॉपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसके ऊपर वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जब आप एमएससी में जाओगे, तो जब आप प्रोजेक्ट वगैरह भी करना स्टार्ट करोगे या रिसर्च में भी जाओगे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सी हम सबको पता है लेंथेनाइड्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो लेंथेनाइड्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे एक जैसे लगते हैं। इसीलिए अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, मैंने तब भी कहा था कि पहले लोगों को लगता था वो एक ही एलिमेंट है, बाद में पता चला नहीं भैया 14 अलग अलग एलिमेंट है। बस सिर्फ फर्क क्या है कि वो जैसा बिस्लरी वाला आपने अपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि कुछ कुछ जगहों पे बिस्लरी, फिर कहीं कहीं पे ब्रिस्लरी, तो वो ऐसे लगते जुड़वा भाई है। तो आप अगर लेंथेनाइड्स को देखोगे तो लेंथेनाइड्स का साइज में जो चेंज आता है ना, धीरे 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 आता है। तो एक एलिमेंट को अगर आप पकड़ो, उसके अगला और उसके पीछा देखोगे ना, ऐसा लगेगा अरे ऑलमोस्ट सिमिलर है। पर जब दूर से देखोगे तो पता चलता है लेंथेनम में और ल्यूटेशियम में काफ़ी फर्क है। लेंथेनम काफ़ी बड़ा होता है, ल्यूटेशियम काफ़ी छोटा। तो जो चेंज है वो काफ़ी ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब कोई सडनली कोई बड़ा चेंज नहीं आ जाता। तो अगर आपको लेंथेनाइड्स को सेपरेट करना है तो इनका सेपरेशन बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका जो साइज़ है, इनका जो साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है हम प्रेसिपिटेशन करके निकाल सकते हैं। देखिए इन सबका साइज में अगर आप स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को देखो, हम इनको क्लासीफाई करेंगे दो तरीके से। इनको हम कहेंगे राइट साइड वाले एलिमेंट जो कि ल्यूटेशियम की तरफ होते हैं, जिनको हम कहेंगे स्मॉलर एलिमेंट्स, ये स्मॉलर आयंस होते हैं, स्मॉलर आयंस, ठीक है। और इनको हम कहेंगे लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स, लेफ्ट साइड, जिनको हम कहेंगे लार्जर आयंस। अब आप बीच में गैडोलिनियम को अपना एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो मिडिल में आता है। अगर आप देखो तो गैडोलिनियम जो है वो मिडिल में आता है, गैडोलिनियम के ऊपर, गैडोलिनियम के नीचे, ऐसे हम एक बाउंड्री लाइन, एक रैंडम बाउंड्री लाइन सेटअप कर देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो स्मॉलर आयंस होते हैं ना, जो स्मॉलर आयंस होंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक छोटा आयन है और मेरे पास ये एक बड़ा आयन है, ठीक है, दोनों के दोनों +3 में। सामने मान लीजिए एक अनायन है और सेम अनायन है, सेम अनायन। तो जो छोटा आयन होगा ना वो काफ़ी, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और मैं एक तरीके से फजांस रूल अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो वो काफ़ी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वैसे अगर मैं लार्जर आयन की बात करूँगा वो उतना डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपने फजांस रूल को पढ़ा हो, आपको पता हो फजांस रूल क्या होता है, पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी के बारे में। तो हम यही फंडा यहाँ पे यूज़ करते हैं इनकी सल्युबिलिटी। जैसे मान लीजिए अगर कल को मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास है लेंथेनम +3 और उसके साथ है OH-, 3 बार OH- उसके साथ खड़े हुए, और वहीं पे अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास है ल्यूटेशियम +3 और उसके साथ भी 3 बार OH- आयन प्रेजेंट है, तो मुझे बताइए इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा ल्यूटेशियम और OH के बीच में, लेंथेनम और OH के बीच में, वो आयोनिक कैरेक्टर का होगा कि वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा। तो ये डिपेंड करता है, OH तो सब में कॉमन है। तो अगर आप देखो तो लेंथेनम काफ़ी बड़ा आयन है, काफ़ी बड़ा आयन है लेंथेनम +3। वहीं पे अगर मैं ल्यूटेशियम की बात करूँ तो ल्यूटेशियम काफ़ी छोटा आयन है, ल्यूटेशियम +3। तो ऑब्वियस ही बात है जो ल्यूटेशियम होगा वो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, और जितना वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा उसमें कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट कर देगा। फजांस रूल आता होगा तो ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन लेंथेनम उतना इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा। सिंस वो उतना डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे अरे वो +3 में है तो आयोनिक इंटरेक्शन होता है। सी आप लोगों ने अगर फजांस रूल पढ़ा होगा, कोई भी बॉन्ड ना तो प्योरली कोवेलेंट होता है ना ही वो प्योरली आयोनिक होता है। इवन जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी एक कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ये फजांस रूल में पढ़ाया जाता है। मैंने अलग से एक अच्छी खासी सीरीज फजांस रूल की बना रखी है, अगर आप वो सीरीज को देखोगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा जो लैंथेनम है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब वो आयोनिक बनाएगा। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो उतने इजीली डिसोसिएट नहीं होते। तो अगर कल को मैं तुमसे कहता हूँ मेरे पास लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है 3 बार, लैंथेनम बड़ा है, OH के साथ आयोनिक इंटरेक्शन दिखाएगा, कोवेलेंट नहीं दिखाएगा क्योंकि डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत कम है। ल्यूटेशियम की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ल्यूटेशियम की पोलराइज करने की पावर ज़्यादा है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये आयोनिक बनेगा, और जो आयोनिक होते हैं वो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वो लेस कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, मोर आयोनिक कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर मैं ल्यूटेशियम की बात करूँ, अगर मैं ल्यूटेशियम OH थ्राइस लिखता हूँ आपको यहाँ पे, तो हम सबको पता है ल्यूटेशियम बहुत छोटा होता है आयन, और वो डिस्टॉर्ट करके कोवेलेंट कैरेक्टर बना लेगा, और जो चीज़ कोवेलेंट कैरेक्टर में चली जाती है वो वीक हो जाती है, वो जल्दी डिसोसिएट, वो स्पेरिंगली सल्यूबल वीक हो जाती है, वो जल्दी डिसोसिएट नहीं करती है। अब जो चीज़ स्पेरिंगली सल्यूबल होती है या जो चीज़ डिसोसिएट नहीं करती वो प्रेसिपिटेट बन के सोल्यूशन में गिर जाती है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपने सल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की सल्यूबिलिटी बहुत कम होती है, जो वीक होते हैं, जल्दी डिसोसिएट नहीं करते, वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट किए जा सकते हैं। तो अगर मैं लैंथेनम एलन, देखो ये एलन और एलए में फ़र्क है, ये लैंथेनम है, ये लैंथेनाइड्स है। ये एलन में कोई भी हो सकता है, एलन का मतलब कोई भी लैंथेनाइड हो सकता है, एलए का मतलब लैंथेनम होता है जो पहला एलिमेंट है। तो कोई भी लैंथेनाइड अगर मैं लेता हूँ और अगर उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे लैंथेनम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, या तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम या लुटेशियम, कोई भी बीच का। तो जिसका सॉल्युबिलिटी कम होगा वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो सोल्यूशन में रहेगा। अब वो कौन होंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले। आई होप द वीकेस्ट बेस विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट फर्स्ट। तो सबसे वीक कौन है, राइट साइड वाले एलिमेंट। तो यहाँ से आप एक एक एलिमेंट को तो नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि आप अगर देखो ल्यूटेशियम से पहले जो एलिमेंट आता होगा, ल्यूटेशियम से पहले यट्रोबियम जो आता होगा, इसके साइज और इसके साइज में सिमिलरिटी होगी। बट हम यूँ कह सकते हैं कि ओवरऑल एक मोटे मोटे तौर पे गैडोलिनियम से नीचे वालों को हम अलग कर सकते हैं, ये पहले प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाएंगे, और गैडोलिनियम के ऊपर वाले जो होंगे वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन में ही आयोनिक, पर एटलीस्ट 50% तो सेपरेशन कर सकते हैं ना। तो मैं नहीं कह सकता कि प्रेसिपिटेट करना इज द मोस्ट डिजायरेबल या मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। ये प्रेसिपिटेट करना, इससे 50% सेग्रीगेशन कर सकते हो कि राइट साइड वाले अलग हो गए, लेफ्ट साइड वाले अलग हो गए, उसमें भी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, गैडोलिनियम जाएगा या नहीं जाएगा। बट एक तरीका हमारे पास हो सकता है, अगर दो ऐसे मेरे पास लैंथेनाइड होते, तो एक एक्सट्रीम लेफ्ट का होता और एक एक्सट्रीम राइट का होता, तब ये मेथड बड़ा कामकार होता, क्योंकि उस समय मुझे पता है जो एक्सट्रीम राइट वाला है वो बहुत वीक बेस बनाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो प्रेसिपिटेट आउट होकर बाहर निकल जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन एक मेथड हो सकता है जिसको आप यूज कर सकते हो। सेकंड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो बनते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो बनते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके चार्ज पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके साइज पे। भाई जैसे मेटल के साथ अगर कोई लिगेंड का काम कर रहा है तो मेटल का चार्ज जितना ज़्यादा उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा, और जितना वो छोटा होगा उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो ऑल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लाइक EDTA, अगर आप EDTA लेते हो, ऑक्सैलेट लेते हो, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये सारे कंपाउंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। राइट साइड आयंस, राइट साइड वाले जो छोटे होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, राइट साइड वाले। ऑक्सैलेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर इनसॉल्युबल, अगर ऑक्सैलेट्स को लेते हो तो वो तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हो जाते हैं। अगर लैंथेनाइड्स, किसी भी लैंथेनाइड को आप ऑक्सैलेट के साथ बनाओ तो वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पे हम लैंथेनाइड्स को लेके आते हैं, सबसे पहले उनको EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनवा लेते हैं, तो हमको मिल गया EDTA का कॉम्प्लेक्स। अब लेफ्ट साइड आयन इसमें जो होंगे वो कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, EDTA के साथ हर कोई बनाता है, मतलब हम लैंथेनाइड्स को पार्टी देते हैं, भाई आप आओ EDTA के साथ बॉन्ड बनाओ। तो हमको पता है हमारे पास 14 लैंथेनाइड्स होते हैं, 14 के 14 EDTA के साथ बॉन्ड बनाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। लेकिन इसमें स्टेबल कौन होगा, अनस्टेबल कौन होगा, वो डिपेंड करेगा। जो लेफ्ट साइड वाले होंगे, लेफ्ट साइड वाले वो लेस स्टेबल बनाएंगे, यानी जो ये साइड वाले बड़े वाले एलिमेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड वाले होंगे वो स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अब हम यहाँ देखें धोखा, इनको हमने लालच देके तो सबको कॉम्प्लेक्स बनवा लिया, अब इसके अंदर हम डालेंगे एसिड। सी देखो एसिड, आप लोगों ने अगर EDTA के बारे में पढ़ा होगा, इसमें टेट्रा एसीटेट आयन होता है, टेट्रा एसीटेट, तो चार जो एसिटिक एसिड के जो H होते हैं वो निकल गए होते हैं। तो इसको अगर EDTA को आप H+ आयन दे दो, वापस H+ आयन दे दो, तो वो मेटल को छोड़ के चला जाता है, वो एक नॉर्मल कहते हैं ना नॉर्मल कंपाउंड बन के बाहर निकल जाता है, फिर वो लिगेंड का काम नहीं करता। तो अगर लैंथेनाइड्स ने EDTA के साथ बॉन्ड बनाया है, एक और बात यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मुझे अभी भी याद है, मेरे को BSc में पूछा गया था, EDTA किस टाइप का कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। तो EDTA के बारे में याद रखना, CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन,
यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये कितना डेंटेड है याद रखना, इसके ऊपर वाइवा में पूछा जा सकता है। इट्स एन हेक्साडेंटेड लिगेंड, इट्स एन हेक्साडेंटेड लिगेंड। जहाँ पे कौन बाइंडिंग करता है, नाइट्रोजन का एटम लिगेंड का काम करेगा, नाइट्रोजन का एटम करेगा, ये वाला ऑक्सीजन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। अब देखो यही रीजन है, अगर इनको 4 H+ वापस मिल जाए तो ये मेटल को छोड़ देते हैं, फिर ये फ्री हो जाते हैं, तो मेटल हमारा जो होगा आज़ाद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, लेंथेनाइड्स के साथ जहाँ पे EDTA लगा है वहाँ पर एसिड डाल देते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, यूजुअली हम एसिड लेते हैं, मिनरल एसिड लेते हैं। तो ये क्या होगा, EDTA अलग हो जाएगा और लेंथेनाइड। अब ये कौन सा EDTA अलग होगा और कौन सा लेंथेनॉइड अलग होगा, ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पे। तो जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो लेस स्टेबल बनाते थे, तो लेफ्ट साइड वाले यहाँ पे लेंथेनॉइड EDTA 2 ले लेते हैं, एक लेंथेनॉइड और एक EDTA। ये लेफ्ट साइड वाले हैं और ये राइट साइड वाले हैं। तो लेफ्ट साइड वाले इजीली ब्रेकआउट हो जाएंगे। तो जितने भी आपके लेफ्ट साइड के मेटल्स हैं उनका EDTA उनको छोड़ के चला जाएगा जैसे ही वो एसिड को देखेगा, क्योंकि लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। लेकिन जो राइट साइड वाले लेंथेनॉइड्स होते हैं वो EDTA के साथ चिपके रहेंगे, उनको EDTA छोड़ के नहीं जाएगा, इवन एसिड आ जाए तो भी, क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। फिर ये जो लेंथेनॉइड आपके सेपरेट हुए, ये कौन से सेपरेट हुए, लेफ्ट साइड वाले, लेफ्ट जो स्टार्टिंग के लेंथेनॉइड्स होते हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। इनमें आप डाल दो ऑक्सलेट आयन। क्यों ऑक्सलेट, क्योंकि हमको पता है ऑक्सलेट आयन के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो इनसोल्यूबल बनेगा और PPT बन के नीचे गिर जाएगा, हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। देखो यहाँ पर भी हम प्रेसिपिटेशन करवा रहे हैं, यहाँ पर भी हम प्रेसिपिटेशन करवा रहे थे, पर ये डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन था, यहाँ में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे थे, डायरेक्ट एक आयनिक कंपाउंड बन रहा था, एक कंपाउंड बन रहा था जिसकी सोल्यूबिलिटी कम, वो प्रेसिपिटेट। यहाँ हम धोखा दे रहे हैं, पहले सबको पार्टी में बुलाते हैं, EDTA के साथ बॉन्ड बनवाते हैं, फिर हमको पता है कि कुछ लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, कुछ ने वीक बनाया होगा, एसिड डाल देते हैं ताकि EDTA छुट जाए। तो जो वीक वाले कॉम्प्लेक्स थे लेंथेनॉइड के EDTA के साथ वो अलग हो जाएंगे, फिर उनमें ऑक्सलेट डाल देंगे तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी हमारे पास एक मेथड होता है जिससे हम लेंथेनॉइड्स को सेपरेट कर सकते हैं, पर इससे इंडिविजुअल आयंस का सेग्रीगेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड बोल रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। इंडिविजुअल आयंस का सेग्रीगेशन यहाँ डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको हम वैलेंसी एक्सचेंज कहते हैं। अब वैलेंसी एक्सचेंज भी काफी स्पेसिफिक मेथड होता है। तो वैलेंसी एक्सचेंज सिर्फ उन्हीं लेंथेनॉइड को सेग्रीगेट कर सकता है जो +3 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे सीरियम हो गया, +2+4 दिखाने वाले। तो फ्यू लेंथेनॉइड्स हैं +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम सबको पता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की बदलेगी तो उसकी सोल्यूबिलिटी, उसकी कॉम्प्लेक्सिंग पावर सब बदल जाएगी। अगर आप देखो सारे के लेंथेनॉइड अगर +3 में है और वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं EDTA के साथ, अगर उसमें से मैं किसी एक को +2 या +4 कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो EDTA के साथ बॉन्ड बनाने की ताकत होगी, जो क्षमता होगी, वो बदल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैलेंसी चेंज एक अच्छा मेथड है लेकिन ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये सिर्फ उनके लिए ही काम करेगा जो +2 या +4 बनाते हैं। जैसे यूरेपियम को ले लो, समेरियम को ले लो, यटरबियम को ले लो, ये सिर्फ इनके लिए काम, सीरियम को ले लो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ +2 एंड +4 आर डिफरेंट फ्रॉम +3। द सीरियम इज द ओनली स्टेबल एलिमेंट इन +4, हम सबको पता है सीरियम +4 दिखाता है और एक्वियस केमिस्ट्री में वही स्टेबल है। तो सीरियम को लेते हैं, एक हम बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सीरियम को +3 से +4 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही वो +4 में जाएगा, जैसे ही वो +4 में जाएगा हम उसका ऑक्साइड बनवा देंगे, सीरियम ऑक्साइड, जो कि प्रेसिपिटेट आउट होकर नीचे गिर जाएगा, या सीरियम IO3 बना देंगे, IO3O4, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके फिर उसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, +3 से +4 सीरियम ही जा सकता है। दूसरा, हम यूरोपियम के साथ या बाकी के जो +2 में हो सकते हैं उनके साथ कर सकते हैं। यूरोपियम +2 से +4 बना देंगे सल्फेट बना के। देखो हाइड्रो ऑक्साइड्स एंड सल्फेट्स, इनकी सॉल्युबिलिटी बड़ी कम होती है, तो इसलिए सल्फेट्स भी सेटल डाउन हो जाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड भी सेटल डाउन हो जाते हैं, इवन ऑक्साइड्स भी सेटल डाउन हो जाते हैं, सॉल्युबिलिटी बड़ी कम होती है। तो यूरोपियम +2 से, समेरियम +2 से, यटरबियम +2 से हम इन सबको ऑक्सीडाइज करवाते हैं और इनको हम क्या, ये +2 है ना, इनको +2 से हम इनको यूरोपियम सल्फेट, समेरियम सल्फेट, यटरबियम सल्फेट बना देते हैं। हम इन सबको +3 से +2 लाते हैं। याद रखना यहाँ पे यूरोपियम जो हुआ होगा वो +3 हुआ होगा जिसको +2 बनाया है, समेरियम जो हुआ होगा वो +3 हुआ होगा जिसको +2 बनाते हैं, और +2 में फिर उनका सल्फेट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास यटरबियम +3 हुआ होगा जिसको आपने +2 बनाया। एक कोई भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, ठीक है, और फिर जैसे ही वो +2 में जाए तो उसका सल्फेट बना के प्रेसिपिटेट करवा दो। लेंथेनम सल्फेट आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, ये चीज याद रखना। तो ये 3 मेथड हो गए, इसमें वैलेंसी एक्सचेंज को याद रखना, बड़ा स्पेसिफिक है। अब चलते हैं लास्ट एंड सबसे मोस्ट कॉमन एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं मेथड, जिसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज।
आई होप आप लोगों ने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो सुना होगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक कॉलम लेते हैं, उसके अंदर एक स्टेशनरी फेज लगाते हैं, फिर उसके अंदर हम लिक्विड डालते हैं, ऊपर से इल्यूटिंग एजेंट डालते हैं, मोबाइल फेज जिसको कहते हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है या जो भी होगा उसके बेसिस पे आयंस का सेग्रीगेशन हो जाता है। अब ये बड़ा कॉमन है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो सबको आनी चाहिए, इसके बेसिक प्रिंसिपल आने चाहिए, आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाओ या मत जाओ। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे इल्यूटिंग एजेंट रखते हैं। अब इल्यूटिंग एजेंट का मतलब था मोबाइल फेज, वो भी एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और नीचे चला जाएगा। उसके बाद हम जो स्टेशनरी फेज रखते हैं जिससे इस कॉलम को भरते हैं वो रेजिन होता है। सी रेजिन जो होता है यूजुअली आप एक तरीके से समझ सकते हो अनायन होता है, SO3H होता है, जिसके साथ एक इस तरीके से आप समझ सकते हो H लगा होता है, एक ये रिप्लेसेबल H होता है, और ये अनायनिक साइड होती है, ये अनायन होता है, ये कटायन होता है, ये कटायनिक साइड होती है और ये अनायनिक साइड होती है। अब होता क्या है, आपको मैंने इस चीज को, इसके अंदर ये जो बाल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक तरीके से हाइड्रोजन समझ सकते हो ऐसे, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे अंदर की तरफ आप क्या समझ सकते हो, आप अंदर की तरफ अनायन समझ सकते हो, SO3H जो मैंने लिखा, SO3H, जहाँ पे ऐसे लगा हुआ है H। अब ये H को मैंने दूर बनाया क्योंकि वो रिप्लेसेबल है, उसको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। अब होता क्या है कि जितने भी आप लेंथेनाइड्स का एक सोल्यूशन बनाओगे और जब आप इसको उसके ऊपर डालोगे, वो ये जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास एक रेजिन है, उस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक लेंथेनाइड आयन +3 में आएगा, वो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद वहां पर जाके सेटल डाउन हो जाएगा और उस रेजिन के साथ चिपक जाएगा। मतलब अगर आपका आयन्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पर जाके चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे और सोल्यूशन में H+ आयन बाहर निकल जाएगा, H+ आयन बाहर आ गया। अब बेसिकली यहाँ होता क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन जाके चिपकता है, ये जो हमारा बना रेजिन बना ये। अब आप अगर देखोगे तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि कुछ लेंथेनाइड्स जो होंगे वो स्टेशनरी फेज में चले जाएंगे, और कुछ लेंथेनाइड्स जो होंगे वो मूविंग फेज में अभी भी नीचे गए। अब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये किस पे डिपेंड करता है। देखिए प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है, जो लेंथेनाइड्स होते हैं जब आप उनका सोल्यूशन बनाते हो तो वो हाइड्रेटेड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेटेड होते हैं? हम सबको पता है अगर मेरे पास एक कटायन है, उसके पास वाटर जो होगा वो आकर हाइड्रेट करना शुरू कर देता है इस तरीके से। अगर कटायन बड़ा है तो हाइड्रेशन कम होता है, लेकिन अगर कटायन छोटा है, इस पे भी +3 है और इस पे भी +3 है, तो इस पर जो हाइड्रेशन होगा वो काफी डेंस होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा। और अब अगर आप देखो, ध्यान से सुनना, अगर आप देखो यहाँ पे हाइड्रेशन हुआ, एक काम करते हैं इनको डॉटेड एरो के साथ ड्रॉ करते हैं, डॉटेड सर्कल बनाते हैं इसके ऊपर, ऐसे बनाते हैं कि अगर मेरे पास ये +3 है और अगर मेरे पास ये +3 है, ये लेंथेनम है और ये लुटेशियम है, तो सीधी सी बात है इसके ऊपर हाइड्रेशन इतना ज़्यादा होगा कि पानी का मॉलिक्यूल इसके आसपास आके खड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो आयन भले ही छोटा है, लेकिन अगर आप उसकी रेडियस को चेक करो, हाइड्रेटेड रेडियस अगर आप चेक करो तो अब आयन ये बड़ा होगा, हाइड्रेटेड आयन ये बड़ा होगा। यहाँ पर भी हाइड्रेशन हुआ पर हाइड्रेशन छोटा हुआ। देखिए मैं मानता हूँ ये आयन बड़ा है, लेकिन हाइड्रेशन करने के बाद अगर आप देखो हाइड्रेटेड रेडियस देखो, हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब था आयन प्लस वाटर की अगर रेडियस मिला के देखो तो ये समझ में आता है कि जो स्मॉल आयंस होते हैं दे आर हेवीली हाइड्रेटेड। अब सिंस वो हेवीली हाइड्रेटेड होते हैं, उनकी हाइड्रेटेड रेडियस उनकी बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए हम सबको पता है लेंथेनम और ल्यूटेशियम को अगर मैं कंपेयर करूं तो लेंथेनम में हाइड्रेशन कम होगा, ल्यूटेशियम में हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अब यार सोचो, जिसका हाइड्रेशन कम हुआ है यानी वो छोटा आयन बन गया, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ है वो बड़ा आयन बन गया। अब इसमें से छोटे आयन और बड़े आयन में से कौन होगा जो रेजिन पे जाके चिपक जाएगा? ऑब्वियसली बात है छोटा वाला। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रेशन कम हुआ है, वो छोटा है, और छोटा होने की वजह से रेजिन के साथ वो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। तो वो यहाँ पर जाकर चिपक जाओ। तो जो बड़ा एक्चुअली में बड़ा आयन था पर जिसकी हाइड्रेशन के बाद रेडियस छोटी हो गई थी, और यहाँ पे जो छोटा आयन था पर हाइड्रेशन के बाद उसकी रेडियस बड़ी हो गई थी। तो देखो यहाँ दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक एक्चुअल रेडियस और एक हाइड्रेटेड रेडियस। तो जो बड़े आयंस होते हैं ना, जिनकी हाइड्रेटेड रेडियस कम होती है, वो रेजिन्स के साथ चिपकना पसंद करते हैं, यानी वो ज्यादातर कहाँ रहना पसंद करेंगे? स्टेशनरी फेज पे। और जो छोटे आयंस होते हैं जिनका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, वो मोबाइल फेज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उतना स्ट्रांगली SO3H के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, और ये स्ट्रांगली SO3H के साथ बाइंड, SO3H मतलब रेजिन, वो जो रेजिन आपने लगाई हुई, रेजिन, मुनक्का, किशमिश, जो भी समझ लो आप उसको। अब रेजिन्स का एक्चुअली मतलब किशमिश या मुनक्का नहीं होता, वो एक स्टेशनरी फेज है जो हम बनाते हैं। अब
सिंपल भाषा में बताने के लिए मैं वो कह सकता हूँ कि एक तरीके से रेजिन और मुनक्का को एसिड में डाल के फिर उसको क्रश करके आप कभी लैब में जाओगे तो आपको देखने मिलेगा, या अगर गूगल होगा तो एक बार गूगल पे डालना कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी रेजिन के साथ, रेजिन एंड स्टेशनरी फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपको पिक्चर्स इमेजेस मिल जाएंगी। तो कौन सबसे पहले बाहर आएगा? जो छोटा आयन था बट हैवीली हाइड्रेटेड था वो पहले निकलेगा। जो बड़ा आयन था पर जो कम हाइड्रेटेड था वो स्टेशनरी फेज पे चिपक के आना पसंद करेगा। इससे हम बहुत प्रिसाइजली एक लैंथेनाइड्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है, लेयर बाय लेयर, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन जो भी आप समझो उससे आप सेग्रीगेट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज मेथड, सबसे प्यारा रैपिड मेथड है और मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है जिससे आप सेग्रीगेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सब चीजें लिख दी हैं, उम्मीद करता हूँ फंडा समझ में आया। कौन पहले आएगा? तो जो ये वाला है ये सबसे पहले निकलेगा, रिमूव्ड फर्स्ट, क्योंकि ये स्टेशनरी फेज पे चिपकेगा ही नहीं। और ये जो होगा ये लास्ट में आएगा, रिमूव्ड लास्ट। जो बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, आयन, नॉट हाइड्रेटेड आयन। और जो छोटा आयन होगा वो सबसे पहले आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयन एक्सचेंज। मैं उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। +2, +4, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास होते हैं उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक और बात, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, अगर ये सब पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आते समय चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियोस को शेयर जरूर करना। पूरा का पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट मैं आपको यूट्यूब पे डाल के दे रहा हूँ। अगर आप मुझे ऐप पे देख रहे हो तो भैया पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।